बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का हमने 5 चैप्टर एनर्जी और उसमें तब्दीलियाँ ये हमने स्टार्ट किया था। इसका हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे थे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसका ये फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है, यानी कि इसका ये फोर्थ पार्ट है जो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड टॉपिक का फोर्थ पार्ट ये इसलिए है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये भी आगे है सारा कुछ, और ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। मैं आपको पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में समझा सकती थी, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझाती हूँ ताकि थोड़े थोड़े से उन्हें समझ आ जाए। इंसान एक लाइन समझे, लेकिन समझे सही तरीके से, चाहे वो एक लाइन ही क्यों ना हो, लेकिन समझ उसकी आनी चाहिए। इसलिए मैं ना 4 पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने पहले 3 पार्ट पढ़ाए थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ाई ताकि आपको इनकी डेफिनेशन के बारे में पता चल जाए, आपको इनकी डेफिनेशन का पता चल जाए। उसमें मैंने आपको एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक का इंट्रोडक्शन करवाया कि एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक क्या होती हैं, ठीक है, रिएक्शंस। फिर मैंने इनके आपको एग्जाम्पल्स करवाई। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों को एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन है उसकी मैंने आपको यूजेस बताए, उसके इस्तेमालात बताए कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या किरदार होता है, वो कैसे होता है, जो भी है समथिंग, वो मैंने आप लोगों को समझाया। फिर हमने जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने ये पढ़ा था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्यों होते हैं, ये वाला हमने पढ़ा था कि किस तरह हम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। और एनर्जी कितनी जज़ब होती है, कितनी हारिज होती है जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है, जो भी है। फिर हमने ये देखा कि जब बॉन्ड टूटता है ना, तो कुल एनर्जी 1368 किलो जूल एनर्जी है, ये जज़ब होती है जब हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन जब ये दोनों के दरमियान बॉन्ड टूटते हैं, तो ये टोटल एनर्जी 1368 किलो जूल एनर्जी है, ये जज़ब होती है, ठीक है। ये हमने इसके थर्ड पार्ट में पढ़ा। आज हम इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी हारिज होती है, यानी कि जो हारिज होने वाली एनर्जी या जज़ब होने वाली एनर्जी, दोनों में से कौन सी ज़्यादा है? जज़ब होने वाली एनर्जी हारिज होने वाली एनर्जी से ज़्यादा है, या हारिज होने वाली जो एनर्जी है वो जज़ब होने वाली एनर्जी से ज़्यादा है? तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहता है कि ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम के दरमियान जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी हारिज होती है, ठीक है। अब वो कहते हैं ये जो ऑक्सीजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है, जब इनके दरमियान ये बॉन्ड बनेगा तो -484 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, ये हारिज हो जाएगी, निकल जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जब ये बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो ये एनर्जी हारिज होती है -484 किलो जूल पर मोल एनर्जी, वही नीचे सेम एज इट इज़ उन्होंने लिखी हुई है क्योंकि इतनी एनर्जी ही हारिज होती है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि 4 बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के लिए जो एनर्जी हारिज होती है, 2 ऑक्सीजन के, 4 हाइड्रोजन के, ये मिलकर पानी बनाते हैं और 1936 किलो जूल एनर्जी हारिज करते हैं, 2 ऑक्सीजन के एटम और 4 हाइड्रोजन के। अब यहाँ पे 4 उन्होंने क्यों लिखा हो, यानी कि 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ही क्यों? तो अगर हम ऊपर नज़र दोहराएँ तो अब हमने ऊपर ये पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये के एटम जब मिलकर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम मिलकर 2 पानी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बने हैं, एक ये यानी कि H2O और ये H2O, तो ये 4 जो है एटम्स हैं, ठीक है। इसलिए हमने ये 4 बॉन्ड है ना, तो इसलिए हमने इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ये बनाते हैं ना पानी के 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, जैसे कि हमने जो थर्ड टॉपिक के स्टार्ट में पढ़ा था, थर्ड पार्ट के, कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स जुड़े होते हैं और दूसरे मॉलिक्यूल में भी 2 एटम जुड़े होते हैं। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो 4 एटम में तब्दील हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे 4 है ना, 4 बॉन्ड, 4 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी हारिज होती है, तो इसलिए जो 4 होगा उसको हम
484 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1936 किलो जूल एनर्जी ये खारिज होती है। ठीक है, जो ये एनर्जी खारिज होगी ना, टोटल ये जो एनर्जी है ये खारिज होगी जब बॉन्ड बनेगा, तो इस एनर्जी को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1936 किलो जूल हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, ये एनर्जी इतनी खारिज होगी। आगे वो कहते हैं कि इस तरह रिएक्शन मुकम्मल होने के बाद जो एनर्जी खारिज होगी वो इस तरह होगी। एनर्जी जो खारिज होगी -1936 प्लस 1368, ये एनर्जी जो है खारिज हुई है और ये एनर्जी जज़ब हुई है। खारिज होने वाली एनर्जी जज़ब होने वाली एनर्जी से ज़्यादा है। अब इनको हम माइनस, यानी कि इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो माइनस प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 568 किलो जूल, -568 किलो जूल ये एनर्जी जो है खारिज होगी, ये जो फालतू होगी जो बच जाएगी। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि याद रहे कि ये एनर्जी गैसीय हालत में 2 मोल्स पानी बनने से खारिज होगी, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन के मोल हैं और 1 ऑक्सीजन का मोल है, तो ये बनेगा तो ये मिलकर पानी के 2 मोल बनाएंगे। ठीक है, और प्लस 568 किलो जूल एनर्जी जो है वो खारिज होगी, यानी कि सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग की तरफ जाएगी। अगर एंथैल्पी में हम इसे लिखें, एक्सचेंज एंथैल्पी एक्सचेंज में लिखें तो यहाँ पे प्लस है ना, तो एंथैल्पी एक्सचेंज में यहाँ पे -568 किलो जूल जो है एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, अगले पेज पे है। आगे कहते हैं कि इस रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी चेंज -568 किलो जूल है। 1 मोल गैसीय हालत में पानी बने तो एंथैल्पी चेंज ये होगी। पीछे हमने पढ़ा था कि 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, 2 मोल पानी की। अब वो कहते हैं कि 1 मोल गैसीय हालत के लिए जो एनर्जी एंथैल्पी चेंज होगी वो क्या क्या होगी। अब हमने इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू -568 किलो जूल, ये जो एनर्जी है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ये जो निकल गई एनर्जी है वो है अवर 2 मोल, क्योंकि 2 मोल है ना, तो अब यहाँ हमने 1 मोल के, अब वो कहते हैं 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी जो एंथैल्पी चेंज होगी। 1 मोल के लिए हम लिखेंगे -284 किलो जूल पर मोल। 1 मोल के लिए हम ये 568 का हाफ लिखेंगे। ठीक है, अगर 2 मोल होंगे तो तब हम ये लिखेंगे पूरी यहाँ पे आएगी एनर्जी, लेकिन 1 मोल है तो उसके लिए हाफ लिखेंगे, 568 किलो जूल का हाफ होगा, -284 किलो जूल पर मोल। अगर कहते हैं कि गैसीय पानी के 1 मोल बनने के लिए जो एनर्जी खारिज होती है उसकी तजर्बाती वैल्यू -284.3 किलो जूल है। ये हमारा हिसाबी वैल्यू, ये हमारी हिसाबी वैल्यू से काफ़ी करीब है। वो कहते हैं कि ये तजर्बाती जो वैल्यू जो तजर्बा किया उसमें ये वैल्यू -284.3 किलो जूल है। यहाँ पे 0.3 नहीं है ना, तो वो कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये हमारी काफ़ी हद तक हमारी तजर्बाती वैल्यू से करीब है। जो एनर्जी खारिज होती है 1 मोल पानी बनने के लिए जो एनर्जी खारिज होती है ना, अगर 2 मोल होते तो हम 3 मोल होते तो हम 3 मोल यहाँ पे लिख देते, लेकिन वो कहते हैं कि 1 मोल की जो एनर्जी खारिज होगी वो ये है। ठीक है, -284 किलो जूल पर मोल। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक था जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम में जो हैं इनके दरम्यान जब बॉन्ड टूटता है तो कितनी एनर्जी खारिज होती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ये था। आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। सो आई होप सो कि जो मैंने आप लोगों को ये पूरे जो 4 इसके पार्ट आप लोगों को बना के समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इससे इस तरह ये होता है कि हमारी जो आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी किया करें। ओके स्टूडेंट, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।